तीन औरतें थीं जो अपने चतुरपन और मकारी में अपना जवाब नहीं रखती थीं। उनमें से एक काजी की बीवी, दूसरी एक महसूल वसूल करने वाले की और तीसरी कोतवाल की बीवी थी। खुदा का करना क्या हुआ कि एक दिन ये तीनों की तीनों नहाने के लिए हमाम में गईं। वहां उनको एक बड़ी कीमती अंगूठी मिली। अब एक कहने लगी कि ये मैं लूंगी, दूसरी बोली मैं लूंगी, तीसरी कहती मैं लूंगी। आखिर ये फैसला हुआ कि हमाम वाले की माँ के पास चलो, वो बुढ़िया आफत की पुड़िया है, ये अंगूठी वो जिसको दे दे उसी की हो जाएगी। खैर सब की सब मिलकर उस बुढ़िया के पास चली गई। उसने कहा कि मैं ये अंगूठी रखे लेती हूँ, तुम अपने अपने शोहरों पर जाकर अपनी अपनी मक्कारी का जाल डालो और जो नतीजा निकले वो मुझसे आकर कह दो। तुम में से जिसकी मक्कारी सबसे ज्यादा अच्छी और तेज होगी, ये अंगूठी उसी को मिलेगी। ये सुनकर वो तीनों राजी हो गई। काजी की बीवी ने कहा कि पहला मौका मुझे दो। उन्होंने कहा अच्छा यूं ही सही। काजी के घर के करीब उनकी बीवी के एक रिश्ता का भाई रहता था। काजी की बीवी ने उसको बुलाया और कहा कि भाई मेरा एक काम कर दे। उसने कहा क्या काम है? काजी की बीवी ने सारा वाकया बयान किया और कहा अपने घर से मेरे घर तक एक सुरंग खुदवा दे, जो कुछ खर्च होगा मैं दूंगी। उसके बाद काजी से जाकर कह दे कि मेरे यहाँ आकर मेरी शादी मेरी मंगेतर से कर दो, उनके आने के बाद जो कुछ होगा मैं भुगत लूंगी। गर्ज सुरंग खुद गई और साले साहब अपने बहनोई के पास पहुंचे और कहा भाईजान मेरे यहाँ चलकर जरा मेरा निकाह पढ़ा दीजिए। काजी साहब ने कहा अच्छा हुआ तुमने शादी ठहराई, मैं तो समझा कि तुम सारी उम्र कंवारे ही रहोगे। चलो मैं अभी चलता हूँ और तुम्हारा निकाह पढ़ाई देता हूँ। ये कहकर काजी जी शिमला बांधकर चुगा पहनकर उसके साथ चल पड़े और यहाँ उनकी बीवी ने यह किया कि एक बड़ा भारी जोड़ा पहना और सुरंग में से हो अपने भाई के मकान में पहुंची। इतने में वो दोनों भी आ गए। काजी ने जो उस औरत को देखा तो हक्का बक्का रह गए, या अल्लाह ये तो मेरी बीवी है, इसका निकाह पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं। उनकी ये हालत देखकर उनके साले ने कहा भाईजान जल्दी कीजिए, ये बड़ी नेक घड़ी है। चांद बुर्ज मिजान में से और सूरज और मुश्तरी का आपस में मिलाप हो रहा है, आपने जल्दी ना की तो वक्त गुजर जाएगा। काजी जी परेशान थे कि वाकई ये औरत मेरी बीवी है या उसकी हमशक्ल कोई औरत है। फिर ख्याल आया कि चलकर तो देख लूं कि मेरी बेगम साहिबा घर में है या नहीं। ये सोचकर कहने लगे भाई मैं निकाह तो पढ़ देता, मगर मुश्किल यह है कि मैं खुतबा निकाह घर पर ही भूल आया हूँ। ठहरो अभी मैं लाता हूँ। ये कहकर वहां से उठ अपने घर आ गए। बीवी पहले से घर पहुंच चुकी थी और पलंग पर ओढ़े लपेटे इस तरह पड़ी थी गोया सो रही हो। उन्होंने दरवाजा खोला तो बीवी ने कहा नरगिस मैंने कह दिया ना मैं सो रही हूँ, किसी को अंदर आने ना दीजिए, देखो तो क्या सरकार आए हैं। काजी जी ने कहा बेगम मैं हूँ, कहो तबीयत कैसी है? उन्होंने कहा जी अच्छी हूँ, रात को कुछ बेचैन रही थी इसलिए जरा लेट गई हूँ। अपना इत्मीनान करने के बाद काजी साहब फिर अपने साले के घर आ गए। देखा तो दुल्हन वहां मौजूद है। उन्होंने फिर गौर से देखा और सोच में पड़ गए। ये देखकर उस औरत ने कहा आप मुझे घूर क्यों रहे हैं? निकाह पढ़ाना है तो पढ़ाइए, नहीं तो कोई दूसरा काजी आ जाएगा। आवाज सुनकर उनका शुबा और बढ़ गया, मगर क्या करते, उधर अपने साले का ख्याल था और उधर फर्ज की अदाई थी। आखिर उन्होंने खुतबा निकाह पढ़ना शुरू कर ही दिया, मगर जब दूल्हा दुल्हन से ये पूछने की नौबत आई कि तुम्हें ये निकाह कबूल है, तो उनकी नजर दुल्हन के चेहरे के मस्से पर पड़ी। अब तो उनको यकीन हो गया कि हो ना हो ये मेरी बीवी ही है, मगर यहाँ से जाते तो क्या बहाना करके जाते। आखिर एक बात समझ में आ गई, कहने लगे मियाँ मेरा वजू टूट गया है, वजू करके अभी वापस आता हूँ और निकाह पढ़ाई देता हूँ। साले ने कहा भी कि यहीं वजू कर लीजिए, मगर काजी साहब कहाँ सुनने वाले थे। भागे भागे घर पहुंचे, देखते हैं कि बीवी पलंग पर लेटी किताब पढ़ रही है। ये देखकर उन्होंने कहा या अल्लाह क्या मैं दीवाना हो गया हूँ, मेरी बीवी ये औरत है या वो औरत मेरी बीवी है। बीवी ने जो उनको इस तरह की बातें करते देखा तो कहा आज आपको क्या हो गया है? घर में आते हो और फिर चले जाते हो, फिर आते हो और फिर चले जाते हो, कुछ दीवाने तो नहीं हो गए? उन्होंने कहा मुझे आज एक ऐसा शुबा हो रहा है कि तमाम उम्र में ऐसा शुबा नहीं हुआ, और शुबा भी हुआ तो किस पर कि तुझ जैसी नेक बख्त बीवी पर। इतने में उनकी नजर मेज पर रखे हुए एक सेब पर पड़ी। उसको देखकर एक तरकीब उनकी समझ में आई और उन्होंने कहा बीवी सेब खाओगी? बीवी ने कहा जरूर खाऊंगी। उन्होंने सेब को मेज पर से उठाया, चाकू से 2 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा बीवी को दिया, एक टुकड़ा आप रखा और भागते हुए साले के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर क्या देखते हैं कि दुल्हन आधा सेब हाथ में लिए बैठी है। ये देखकर तो उनसे ना रहा गया, वो आधा सेब दुल्हन के हाथ से ले लिया
अब जो टुकड़ों को मिलाए हैं तो दोनों के दोनों टुकड़े मिल गए। अब क्या था, काजी साहब तो बिगड़ ही गए। मगर जब उनके साले ने कहा कि हजरत, अगर मुझे मालूम होता कि आप ये आफत बर्पा कर देंगे तो मैं किसी दूसरे काजी को बुला लेता, आप खुदा के लिए तशरीफ ले जाइए, अल्लाह हमारी मुश्किल किसी न किसी तरह आसान कर ही देगा। काजी जी ने सोचा कि बेहतर है कि उल्टा सीधा निकाह पढ़ा दो। अगर इसने दूसरे काजी को बुलवा कर निकाह पढ़वा लिया तो बीवी हाथ से जाती है। खुतबा फिर पढ़ना शुरू किया कि उनकी नजर दुल्हन के हार पर पड़ी। अब क्या था, फौरन उठ खड़े हुए और कहा, अरे ये तो मेरा हार है। दुल्हन ने कहा, वाह काजी जी वाह, तुम्हारी आंखों में शायद पानी उतर आया है, जो हर चीज को यूं तुम घूर घूर कर देख रहे हो। निकाह पढ़ाना है तो पढ़ाओ, नहीं तो यहाँ से दाल फे ऐन हो जाओ। उन्होंने कहा, बेगम साहिबा आप खफा क्यों होती हैं, मैं खुद ही जाता हूँ, लेकिन अगर तुमने किसी दूसरे काजी को बुलाकर निकाह पढ़वाया तो मेरे से बुरा कोई ना होगा। ये कहकर वो अपने घर आए, देखा कि बीवी वही हार पहने बैठी है। बड़े परेशान हुए कि या अल्लाह मेरे साथ ये क्या हो रहा है। फिर गौर से हार को देखने लगे। बीवी ने कहा, आखिर ये क्या है, तुम्हारी आंखों में शायद पानी उतर आया है, जो तुम हर चीज को घूर घूर कर देख रहे हो। ये बात सुनकर तो काजी के होश जाते रहे, क्योंकि ये वही लफ्ज थे जो दुल्हन ने अदा किए थे। कहने लगे, अस्तगफिरुल्लाह, मैं कुछ दीवाना हो गया हूँ। बीवी ने कहा, जरूर दीवाने हो गए हैं, या तो तुम्हारी कुछ आंखें खराब हो गई हैं या तुम्हारा मैदा खराब हो गया है। काजी जी ने कहा, बीवी तुम सच कहती हो, कल मैं दावत में ज्यादा खा गया था, शायद उसी की वजह से मेरे दिमाग पर कुछ असर बढ़ गया है। बीवी ने कहा, तुम अपने मैदे का इलाज करवाओ, वरना मेरा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तुम जानते हो कि मैदे का असर दिमाग पर पड़ता है और दिमाग बिगड़ने के बाद इंसान को पागल खाना भेज दिया जाता है। मियाँ ने कहा, तुम खातिर जमा रखो, मैं अभी हकीम जी के पास जाता हूँ। ये कहकर वो फिर अपने साले के घर आए। उसने कहा कि तुम तो कह गए थे कि मैं नहीं आऊंगा, अब क्यों आ गए? उन्होंने जवाब दिया कि भला तुम्हारा निकाह पढ़ाने का मेरे से ज्यादा और किसको हक पहुंच सकता है, इसीलिए मैं आ गया हूँ। दुल्हन ने कहा, काजी साहब तुम जरूर दीवाने हो गए हो, या तो तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं या तुम्हारा मैदा खराब हो गया है। तुम अपने मैदे का इलाज करवाओ, वरना तुम्हारी बीवी का जीना मुश्किल हो जाएगा। तुम जानते हो कि मैदे का असर दिमाग पर पड़ता है और दिमाग बिगड़ने के बाद इंसान को पागल खाना भेज दिया जाता है। यह सुनना था कि काजी साहब अपने से बाहर हो गए और छूटते ही दुल्हन के एक थप्पड़ दे मारा और लाहौल वाला कुवत पढ़ते हुए अपने घर आ गए। यहाँ आकर क्या देखते हैं कि बीवी बेटी अपना कल्ला यानी गरारा सींच रही है। अब क्या था, समझ गए कि हो ना हो उनकी बीवी कोई भूतनी है कि यहाँ भी रहती है और वहां भी पहुंच जाती है। इस ख्याल से बेचारे पर उसका ऐसा धचका लगा कि वाकई दीवाने हो गए और पागल खाने पहुंचा दिए गए। जब बीवी ने देखा कि उनकी मक्कारी इंतहा को पहुंच गई तो ये हमाम वाले की माँ के पास पहुंची और सारा किस्सा अव्वल से लेकर आखिर तक सुना दिया। बुढ़िया ने सुनकर कहा, शाबाश बेटा, खूब काम किया। और महसूल वाले की बीवी से कहा, लो भी अब तुम्हारी बारी है, जरा अपनी कारगुजारी दिखाओ। उसने कहा, बहुत अच्छा। महसूल वाले की बीवी ने घर पर आकर अपनी अन्ना यानी वो औरत जो उसकी अतालिक या उजरत पर दूध पिलाने वाली औरत, उसे अन्ना कहा जाता है, उससे अंगूठी मिलने का सारा किस्सा बयान किया और कहा, देखो अन्ना, तू मेरी मदद कर, बाकी मैं खुद समझ लूंगी। ये सामने की दुकान पर जो सौदागर बैठता है, वो जब कभी मैं बाहर निकलती हूँ मुझे बहुत बुरी तरह घूरता है। तू ये कहकर उसके पास जा और कहे कि बीवी ने कहा है कि आज रात को औरतों के कपड़े पहनकर आ जाओ, लेकिन मेरे लिए कुछ ना कुछ तोहफा जरूर लाना, रात मजे से गुजर जाएगी। सरकार यानी मेरे शौहर बाहर जा रहे हैं, कोई खतरा नहीं। अन्ना तो उधर गई और इधर इस औरत के मियाँ घर आए तो बीवी ने कहा, मियाँ आज रात को मेरी एक सहेली आ रही है, तुम रात को दफ्तर में ही सो जाना, मगर ये जरूर करना कि बाजार से खाने पीने का बहुत सा सामान भेज दो, ताकि ये कहने की गुंजाइश ना रहे कि हम बहुत कंजूस हैं। मियाँ ने कहा, तुम हौसला रखो, मैं इतना कुछ भेज दूंगा कि तुम्हारी सहेली भी खुश हो जाएगी। रात के कोई 8 या 9 बजे तक खाने पीने का सामान आ गया और 10 बजे के करीब वो सौदागर भी बड़े ठाठ से औरतों का लिबास पहनकर आ पहुंचे। महसूल वाले की बीवी ने उनकी बहुत खातिर मदारत की, नकाब उतार कर अलग रख दिया, उनको मसनद पर बिठाया और कहा, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर बाहर गई और अपनी एक मामा यानी नौकरानी से कहा कि अभी मेरे मियाँ के पास जा और कहे कि आपकी बेगम साहिबा ने औरत का लिबास पहनाकर एक मर्द को घर बुलाया है, आप जल्दी आ जाइए वरना आपका घर बिगड़ जाएगा। वो नौकरानी गई और फिर ये अपने मेहमान के पास आ बैठी।
جب محصول والے کو یہ خبر ملی تو وہ پریشان حال بھاگتا ہوا گھر آیا۔ دروازے ہی میں گھسا تھا کہ نوکرانی نے آ کر ان لوگوں کو اطلاع دی کہ میاں آ گئے ہیں۔ یہ سن کر اس سوداگر کے تو حواس باختہ ہو گئے اور کہنے لگا، خدا کے لیے مجھے کہیں چھپا دو، اگر تمہارے شوہر نے آ کر یہ رنگ دیکھ لیا تو مجھے مار ہی ڈالے گا۔ اس عورت نے کہا، گھبراتے کیوں ہو، یہ سامنے صندوق رکھا ہے، اس میں کپڑے اتار کر گھس جاؤ، میاں کے جانے کے بعد میں تم کو نکال لوں گی۔ بیچارہ اس صندوق میں جا بیٹھا اور اس عورت نے صندوق پر تالا لگا دیا۔ اتنے میں اس کا خامد غصے میں لال پیلا اندر آیا اور کہنے لگا، مجھے جو خبر ملی ہے اس کا مجھے یقین نہیں ہوتا، پھر بھی میں تلاشی لوں گا کہ کسی مرد کو تو نے نہیں بلایا۔ بیوی نے کہا، میاں کیا کروں، میں اپنے دل سے ناچار ہوں۔ سامنے جو سوداگر صاحب کی دکان ہے ان پر میں ایک عرصے سے عاشق تھی، آج رہا نہیں گیا، اس لیے میں نے اس کو عورتوں کے لباس میں بلا لیا۔ دیکھی یہ سامنے اسی کا لباس رکھا ہے۔ میاں نے کہا، کیوں جھوٹ بولتی ہے، کہیں کوئی ایسی باتیں کر کے اپنے منہ سے بھی یہ مانتا ہے؟ بیوی نے کہا، خدا کی قسم میں جھوٹ تھوڑی بول رہی ہوں، وہ سوداگر اسی کمرے میں ہے۔ میاں نے کہا، آخر ہے کہاں؟ بیوی نے کہا، دیکھیے وہ جو سامنے صندوق رکھا ہے اس میں وہ بند ہے، یہ لیجئے چابی، خود کھول کر دیکھ لیجئے کہ میں سچ کہہ رہی ہوں یا جھوٹ۔ میاں نے چابیاں لیں اور صندوق کھولنے چلے کہ بیوی نے ایک کہکا مارا اور کہا، فراموش، بہت دنوں سے آپ کہتے تھے کہ مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، آخر دھوکہ کھا گئے نا۔ میاں نے چابیاں پھینک کر کہا، لا حول ولا قوت، کیا دھوکہ ہوا ہے؟ یہ کہہ کر وہ تو باہر چلے گئے اور بیوی نے صندوق کھول کر سوداگر صاحب کو صندوق میں سے نکالا۔ اس بیچارے کا تو دم فنا ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، بیگم صاحبہ مجھے بخش دیجئے، میں ایسے عشق سے باز آیا، میں سب باتیں سن رہا تھا جو تم نے اپنے میاں سے کی، خدا تمہارے جیسی عورت سے سب کو بچائے، تمہارا بہت احسان ہوگا اگر مجھ جیسے کو زندہ سلامت مجھے میرے گھر تک پہنچا دو۔ اس عورت نے اپنی نوکرانی کو بلایا اور چور دروازے سے سوداگر صاحب کو گھر سے نکال باہر کیا۔ اس کارگزاری کے بعد محصول والے کی عورت اس بڑھیا کے پاس پہنچی، قاضی جی اور کوتوال صاحب کی بیویوں کو بھی بلایا اور سب سے اپنا قصہ بیان کیا۔ بڑھیا نے کہا، شاباش بیٹا، خوب کام کیا، اب دیکھیں یہ تیسری بیگم صاحبہ اپنی لیاقت اور دانائی کا کیا ثبوت دیتی ہیں۔ کوتوال کی بیوی نے کہا، دیکھیے اللہ مالک ہے، اپنی کوشش کرنے میں تو کوئی کسر نہ اٹھا رکھوں گی، کامیاب ہونا نہ ہونا خدا کے اختیار میں ہے۔ وہاں سے گھر آنے کے بعد کوتوال کی بیوی نے اپنی ایک ماما یعنی نوکرانی کو بلایا اور کہا، سنبل، یہ 100 دینار اور یہ کپڑوں کا جوڑا لے اور شہر کے باہر کلندروں کی جو خانقاہ ہے وہاں جا اور جا کر دیکھ کہ کس کلندر کی شکل میرے میاں سے ملتی جلتی ہے۔ اس کلندر سے چپکے سے کہہ کر جیل خانے سے آج ایک چور بھاگ گیا ہے، کوتوال صاحب اس کی تلاش میں ہیں، اس کی شکل تم سے بہت ملتی ہے، بہتر یہی ہے کہ تم خانقاہ سے بھاگ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس چور کے بدلے تم پکڑ لیے جاؤ۔ مجھے تمہارے حال پر ترس آتا ہے، یہ دینار اور کپڑے لائی ہوں، اپنے پرانے پھٹے کپڑے مجھے دے دو اور شہر سے ابھی نکل جاؤ، آگے تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ سنبل یعنی نوکرانی نے کہا، بیوی یہ کون سا بڑا کام ہے، میں ابھی جاتی ہوں۔ غرض وہ نوکرانی رات کو خانقاہ میں پہنچی، ایک کلندر کو دیکھا، اس کی شکل عین کوتوال صاحب سے ملتی جلتی تھی، اس کو چپکے سے بلایا اور جو کچھ اس کی بیوی نے سمجھایا تھا وہ سب اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر اس سے کہہ دیا۔ بیچارہ کلندر گھبرا گیا، چپکے سے اپنے کپڑے ماما کو دیے، نیا جوڑا پہنا اور دینار جیب میں ڈالے خانقاہ سے فرار ہو گیا۔ سنبل نے یہ کپڑے لا کر بیوی کے حوالے کر دیے۔ جب شام کو کوتوال صاحب آئے تو بیوی نے ان سے کہا، میاں آج تو حلوہ پکانے کو میرا بڑا دل چاہ رہا ہے۔ میاں نے کہا، پکاؤ، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ تم پکانا جانتی بھی ہو یا نہیں۔ یہ کہہ کر میاں تو تخت پر بیٹھ گئے اور بیوی نے حلوہ پکانے کا سارا سامان اکٹھا کیا، چولہا سلگایا، کڑھائی چڑھائی اور حلوہ پکانا شروع کیا۔ جب ذرا تیاری پر آیا تو تھوڑا سا نکال کر میاں کو دیا کہ دیکھو چکھو کیسا ہے، مگر چپکے سے اس حلوے میں افیم بھی ملا دی۔ میاں نے کھا کر کہا، ہے تو اچھا مگر کڑوا بہت ہے۔ تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ میاں کو نیند آنے لگی اور وہ پلنگ پر لیٹ کر سو گیا۔ بیوی نے سنبل سے کہا، جا اپنے خاوند کو بلا لا۔ وہ جا کر بلا لائی۔ بیوی نے اس سے کہا کہ میاں کے کپڑے اتار کر کلندر کے یہ کپڑے پہنا دے اور ان کی داڑھی، مچھیں، سر اور بھومیں مونڈ دے۔ پہلے تو اس نے انکار کیا، مگر جب اس کو چند دینار دے کر کہا گیا کہ یہ صرف مذاق ہو رہا ہے تو وہ بھی راضی ہو گئی اور میاں کے 4 ابرو کا صفایا کر اور کلندر کے کپڑے پہنا، اس کی شکل بالکل کلندروں کسی بنا دی اور بیوی کے حکم سے اس کو اٹھا کر کلندروں میں لٹایا۔
सुबह हो रही थी कि कोतवाल साहब का कुछ नशा उतरा और उन्होंने आवाज दी, सुंबुल पानी ला। उस आवाज से दूसरे कलंदर भी होशियार हो गए और जब उन्होंने देखा कि ये शख्स बराबर सुंबुल सुंबुल पुकारे जा रहा है तो उन्होंने कहा, अबे कुछ भंग पीकर आया है, उठ और जरा सर पर ठंडा पानी डाल, नहीं तो दीवाना हो जाएगा। इतने अरसे में कोतवाल साहब को भी कुछ होश आ गया। अब जो देखते हैं तो क्या देखते हैं कि एक टूटे फूटे खंडर में तशरीफ फरमा है। कमर पर और मुंह पर हाथ फेरते हैं तो क्या देखते हैं कि दाढ़ी मूछ सब गायब है। उठे, मुंह धोया और खानकाह से निकलकर अपने घर पहुंचे। घर का दरवाजा खटखटाया। सुंबुल ने बाहर निकलकर पूछा, कौन है? कोतवाल साहब ने कहा, अरे तू मुझे नहीं पहचानती, मैं इस घर का मालिक हूँ। सुंबुल ने कहा, जा अपने होश की दवा कर, सरकार तो अंदर बीमार पड़े हैं और तुम सरकार बनकर आ गए हो। उन्होंने कहा, क्या बकती है, चल सामने से हट, नहीं तो जूते मार मार कर फिशार कर दूंगा। ये कहकर कोतवाल साहब अंदर घुसने लगे। इस पर सुंबुल ने इस जोर से फूंकनी उनके सर पर मारी कि चकरा गए। उन्होंने उसके सर पर एक थप्पड़ मारा कि उसने शोर मचाकर तमाम नौकरों को इकट्ठा कर लिया और कहा, देखो इस मुए कलंदर को, हमारे घर में कैसे गुस्सा चलाता है और कहता है कि मैं इस घर का मालिक हूँ। वो तो कहो कि सरकार बीमार पड़े हैं, वरना इसको मालूम होता कि कोतवाल के घर में घुसने का क्या नतीजा निकलता है। हर चंद बेचारे कोतवाल ने नौकरों को समझाया कि मैं तुम्हारा मालिक और आका हूँ, मगर वो कहाँ मानने वाले थे, क्योंकि उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं हो सकता था कि सरकार ने दाढ़ी मूछें मुंडवा कर और कलंदरों के से कपड़े पहनकर अपनी ये सूरत बना ली है। इसलिए पहले तो उन्होंने सीधी तरह समझाया, मगर जब कोतवाल साहब किसी तरह न माने तो उनकी अच्छी खासी तबीयत साफ कर दी। अब सिवाय इसके चारा न था कि बेचारा जान बचाकर वहां से भागे। चुनाचे भागे और शहर के बाहर एक गांव में कयाम किया। एक टूटी हुई मस्जिद में रहते और भीख मांग कर गुजारा करते। थोड़े दिनों के बाद उनकी दाढ़ी मूछें और सर के बाल बहुत बढ़ गए और उनकी किसी न किसी तरह गुजर होने लगी। अब वहां की सुनिए, कोतवाल साहब के मुतालिक जब कोई पूछने आता तो ये जवाब मिलता कि वो सख्त बीमार हैं, बाहर नहीं आ सकते। लोग आते और खैर सलाह पूछकर चले जाते। गर्ज इसी तरह कोई महीना भर गुजर गया। एक दिन जो कोतवाल साहब खुद अपने ही घर भीख मांगते हुए आ गए तो उनकी बीवी को देखकर रहम आ गया। एक कुलचा उनको भिजवाया और उस कुलचे में अफीम मिला दी। शाम को मस्जिद में जाकर उन्होंने वो कुलचा खाया तो फिर उनको दुनिया व माफिया की खबर न रही, वो बेहोश हो गए। उनकी बीवी ने सुंबुल के खामद को भेजा और उनको मस्जिद से उठवाकर घर मंगवा लिया। उनके आने के बाद उनकी दाढ़ी मूंछें दुरुस्त करवाई, फटे हुए कपड़े उतारकर साफ सुथरे लिबास पहनाया और हलवा पकाने का सारा सामान फैलाकर हलवा पकाने बैठ गई। थोड़ी देर के बाद कोतवाल साहब की जो आंख खुली तो क्या देखते हैं कि अपने ही घर में मौजूद हैं और बीवी बैठी चूल्हा फूंक रही है। उनको होशियार होते देखकर बोली, ओए ये सोना भी कुछ सोना है कि आप उठने का नाम ही नहीं लेते, चलो उठो, हलवा तो खा लो। कोतवाल साहब ने आंखें खोली और कहा, लाहौल वाला कुव्वत, मैंने भी क्या बुरा ख्वाब देखा है। बेगम मैं क्या बताऊं कि मुझ पर क्या गुजरी। पूरा 1 महीना कलंदर बना रहा हूं और भीख मांग मांग कर गुजारा किया है। बीवी ने कहा, हाँ, सोते में तुम करवटे तो इसी तरह ले रहे थे, गोया कोई बुरा ख्वाब देख रहे हो। मालूम होता है कि आज कोई शकील गजा खा गए। मियाँ ने कहा, है तो यही बात, आज एक दोस्त के यहाँ दावत उड़ाई थी, जरा पेट से ज्यादा पुलाव खा गया, शायद इसी वजह से ये बुरे बुरे ख्वाब दिखाई दिए। इस वाकया के बाद वो तीनों बीवियां हमाम में जमा हो गईं ताकि बुढ़िया से कोतवाल की बीवी अपनी कारगुजारी बयान करके फैसला करवाएं कि सबसे बड़ी मक्कार औरत कौन है, सबसे ज्यादा कारगुजारी किसकी अच्छी थी। मगर तीनों को ये मालूम करके बहुत गुस्सा आया कि वो बुढ़िया अंगूठी लेकर कहीं भाग गई थी और वो मसल पूरी हुई कि दुख भरे बी फाख्ता और कव्वे मेवे खाएं।